नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है यंग हल्द्वानी। सौंदर्य प्रकाश हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि आइजर भोपाल से अब इस वक्त BSMS कर रही हैं, उसके 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। आज हम जानेंगे आइजर भोपाल के बारे में कि ये किस तरह का संस्थान है, पूरे देश भर में इसके इस तरह के संस्थान और कौन कौन से हैं जहां से हमारे तमाम सारे जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं जो केवल डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ख्वाब देखते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी जानकारी होगी कि उससे बाहर भी एक दुनिया है, उससे बाहर भी बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हैं, अवसर हैं। तो आज हम उनको जानेंगे, सौंदर्य के उसके अपने अनुभव के बहाने जानेंगे। सौंदर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सौंदर्य, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को आप बताएं कि आपको कैसे जानकारी मिली आइजर भोपाल के बारे में। आप कहाँ पढ़ती थी, कैसे आपको, क्या दोस्तों ने आपके बताया या कहाँ से, या टीचर्स ने आपको गाइड किया, कैसे आपको ये जानकारी मिली? एक्चुअली मैं इतना वो नहीं था, जब मैं छोटी थी तो मैं ठीक थी, डिसेंट थी स्टडीज़ में। सो 10th तक मैंने 10th अपना कुरमांचल अकेडमी अल्मोड़ा से करा। सो मुझे बायो पसंद था और मैं अच्छी भी थी एकेडमिक्स में, तो जैसा सबने कहा, और मैं लड़की भी थी तो बचपन से पता नहीं क्यों सबको डॉक्टर बनने का शौक होता है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना था। सो लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। तो 10th के बाद जैसे मेरा 10th हुआ तो मुझे कोचिंग करना था, तो हल्द्वानी आकाश इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से मैंने कोचिंग प्लस स्कूलिंग का इंटीग्रेटेड कोर्स करा। तो मेरा साथ साथ मेरा भारतीय इंटरनेशनल स्कूल से 12th हुआ और यहाँ मैंने अपना कोचिंग करा। वो डमी स्कूल ही रहता है, तो पूरी पढ़ाई आकाश में होती है। पर जब मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले थे, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली डिप्रेस्ड भी थी, मैं परेशान भी थी और बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भी प्रेशर था। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अनश्योर हो गई थी कि मुझे एक्चुअली मेडिकल्स में अपना करियर परस्यू करना भी है या नहीं। तो लकीली क्या हुआ कि मेरे एक बहुत दूर के रिलेटिव हैं, तो मैं उनसे मिली, और वो भी आइजर भोपाल में अभी मेरे सीनियर है, वो थे उस कॉलेज में। तो मैं सिर्फ नीट के पेपर के अलावा भी बहुत सारे फॉर्म भरे थे। तो उन्होंने मुझे कॉलेज के बारे में बताया, पेपर के बारे में बताया, तो मैंने ऐसे ही मतलब ज़्यादा सोचा नहीं और मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया कि ठीक है चलो देख लेंगे क्या है। पर जब मेरा वहाँ फॉर्म भरा और लास्ट में मुझे आइजर से ऑफर लेटर आया, मतलब पेपर दिया, सब कुछ हुआ, तो तब मैंने थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करा, पढ़ा, लोगों से पूछा, जाना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अरे ये तो एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और लकीली मैं यहाँ सेलेक्ट हो गई हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी या मैं इस फील्ड में जाऊंगी, साइंस के फील्ड में जाऊंगी, तो क्या लाइफ अलग होगी। और जैसी मैं थी, जैसी मुझे एक लाइफ चाहिए थी, मुझे एक्सपोजर चाहिए था, यहाँ से मैं बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ऐसे करके मुझे भोपाल कॉलेज मिला था, तो मैं फिर भोपाल चली गई। ओके, तो बहुत ही अच्छा एकदम इत्तेफाक रहा आपके जीवन में, लेकिन एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, आपको एक बहुत अच्छी जगह पे आप पहुंच गई हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप बताएं कि आइजर भोपाल ये क्या है, किस तरह का संस्थान है? आइजर भोपाल एक्चुअली जब मैं गई वहाँ पे, पहले तो वहाँ नॉर्थ इंडियंस बहुत कम थे, बहुत कम। साउथ इंडियंस हैं वहाँ, मराठीज हैं, मल्लू हैं, असम के लोग हैं, थोड़े बहुत बंगालीज हैं, पर नॉर्थ इंडियंस बहुत ही कम। मतलब मेरे बैच में सिर्फ 2 लोग थे उत्तराखंड से, एक मैं थी और एक देहरादून से था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे नॉर्थ इंडियन में लोग ही नहीं है, मतलब सिर्फ डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते। मेरे खुद के साथ के इतने ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने 4-4 साल नीट में वेस्ट करा, उसके बाद फिर वो ऐसे ही सिर्फ BSc कर लेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और अपनी लाइफ को मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं वो। लकीली मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं और जो अदर इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात बता पाऊं। सो आइजर बेसिकली इज IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। सो ये अभी इंडिया में टोटल 7 इंस्टीट्यूट्स हैं इसके, बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फील्ड ऑफ रिसर्च में जाना चाहते हैं, जिनको बेसिकली साइंस में अपना करियर परस्यू कर रहा है। सो ये जो इंस्टीट्यूट है ये इट इंटीग्रेट्स एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर होते हैं वो है BS बैचलर ऑफ साइंस, BSMS बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड PhD एंड पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम।
सो कोर्सेज के बारे में अगर मैं बात करूं, सो मेरा जो कोर्स है वो है BSMS। एक्चुअली जो अभी करंटली इन इंडिया जो BS कोर्स है वो सिर्फ आइजर भोपाल में है, वो भी सिर्फ इंजीनियरिंग साइंसेज और इकोनॉमिक साइंसेज में है, और उसके अलावा जो बाकी सारे 7 आइजर्स हैं उसमें BSMS पूरा वो कोर्स है। तो यहाँ पर BS भी है, बैचलर ऑफ साइंस, और BSMS भी है। हाँ, तो आपने क्या था कि आपने BSMS में लिया? मेरा कोर्स BSMS है। BSMS एक्चुअली जो BS कोर्स है वो सिर्फ 4 ईयर कोर्स है, बैचलर कोर्स है, और सिर्फ आइजर भोपाल में है। बट मेरा जो कोर्स है वो है BSMS, वो है बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस। सो ये एक डुअल डिग्री कोर्स है फॉर साइंस स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है, क्लासरूम लर्निंग है, इंटीग्रेटेड कोर्स है विद साइंस, जिसमें और इंटरडिसिप्लिनेटरी है। लाइक फर्स्ट ईयर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, कंप्यूटर्स भी होगा, मैथ्स भी होगा। सो बच्चे को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उसको सोचने का टाइम मिल जाता है कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो अब जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरे काफी सीनियर्स हैं जो मैथ्स और बायो भी लेते हैं साथ में, और उनको साथ में पढ़ के भी अपना रिसर्च करते हैं, बल्कि हमको लगता है मैथ्स और बायो बहुत अलग अलग है। तो ये इंटरडिसिप्लिनेटरी है। लोग इन्वायरमेंटल एंड अर्थ साइंसेस ऑप्ट करते हैं, कंप्यूटर्स ऑप्ट करते हैं, और बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छे आइडियाज लेकर आते हैं, क्योंकि वही रिसर्च है, नई चीज आपको लानी है। सो हाँ, तो बहुत ज्यादा मतलब अगर आपको इम्पैक्टफुल रिसर्च में परस्यू करना है, सो मैं तो यही बोलूंगी कि आइजर और IISc बैंगलोर जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो आपने फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, सेकंड ईयर में आपने क्या ऑप्ट किया? हाँ, सेकंड ईयर में मेरे तो बायो फील्ड था। फर्स्ट ईयर एक्चुअली मेरे लिए, फर्स्ट ईयर सभी के लिए मुश्किल होता है क्योंकि मेरी मैथ्स नहीं थी और मुझे मैथ्स पढ़नी पड़ी थी, पर चलो निकल गया, वो टाइम हो जाता है। प्रोफेसर्स अच्छे हैं वहाँ पे, काफी अच्छे हैं। तो मेरे अभी सेकेंड ईयर में कोर्सेज है एनवायरमेंटल एंड अर्थ साइंसेज, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और अब मैं फाइनली मेजर्स मुझे न्यूरो साइंस में करना है, तो मैं थर्ड ईयर से अपना सिर्फ बायोलॉजिकल साइंसेज में फोकस करूंगी, वो मेजर लूंगी। ओके, थर्ड ईयर से केवल एक सब्जेक्ट? हाँ, एक सब्जेक्ट। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर आपका थीसिस होता है, तो उसमें आप पर्टिकुलरली एक अपने टॉपिक में कॉन्सेंट्रेट करोगे, उसी को पढ़ोगे। तो वो हर बच्चा अपने हिसाब से जो उसको जिसमें काम करना होता है वो लेता है। तो इसमें अगर हम कहें कि यहाँ से कोर्स करने के बाद करियर के कहाँ कहाँ हमारे लिए अवसर हैं, कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, सी मोस्ट कॉमनली जो BSMS करते हैं आइजर से, वो PhD परस्यू करते हैं। वो इंडिया में भी परस्यू करते हैं, अब्रॉड भी परस्यू करते हैं। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो लोगों ने डायरेक्टली BSMS के बाद परस्यू करा, बट मैक्सिमम लोग रिसर्च के लिए ही जाते हैं, तो वो PhD करते हैं। कैंपस प्लेसमेंट्स ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं, पर होती हैं। कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनके थ्रू कैंपस प्लेसमेंट्स हुई हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। और PhD अगर आप आइजर से अगर आप जा रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट का वो नाम मिल जाता है, तो आपको बहुत, मुझे भी अभी बहुत अच्छी अच्छी जगह लाइक लोग अपने कोर्स के दौरान इंटर्नशिप्स करते हैं, और PhD के लिए भी उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। ब्रॉड भी इंडिया में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस से वो लोग PhD करते हैं। उसके बाद अगर आपका PhD हो जाए, पोस्ट डॉक हो जाए, तो आप रिसर्च लैब्स ज्वाइन कर सकते हो CSIR की, एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो कॉलेजेस में, जहां आपको पढ़ाने का मौका भी मिलता है, और आप खुद भी अपना रिसर्च और अपना स्टडी जो भी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है वो भी साथ में आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। PhD के बाद R&D सेक्टर में जाते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज के, और आइजर से ग्रेजुएट के होने के बाद जरूरी नहीं है हर कोई साइंटिस्ट ही बने, तो लोग MBA भी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करती हैं। और जो मैथमेटिक्स और डेटा साइंस के मेजर स्टूडेंट्स होते हैं वो इकोनॉमिक सेक्टर में और डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट में जाते हैं कंपनीज के। तो उसके बाद तो काफी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल, मेनली रिसर्च की फील्ड में हाँ, बढ़िया ऑप्शन। जैसे आपने CSIR का नाम लिया, तो अभी कोविड-19 के दौर में CSIR हाँ, तरफ ही सब देख रहे हैं कि अगला डिसीजन वो क्या देगा। इंडिया में भी बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, पता है। अभी जैसे मेरा न्यूरो साइंस था, तो मैं जब इंटर्नशिप के लिए कॉलेजेस ढूंढ रही थी, तो मुझे पता चला कि न्यूरो साइंस के ही, जो सिर्फ न्यूरो साइंस के कॉलेजेस हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, और अगर मुझे शुरू से ये बात पता होती तो मैं शायद सिर्फ उस कॉलेज में जाती, मैं इतना टाइम अपना और जगह पे नहीं वो करती ना। तो वैसे देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब अगर आप इंडिया से ही पढ़ो, और बाहर भी अगर आप इन कॉलेजेस को देखो, लाइक लास्ट ईयर आइजर भोपाल की ग्लोबल रैंक थी 26, ग्लोबली टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, यंगेस्ट यूनिवर्सिटीज में आइजर भोपाल था। तो बहुत अच्छी, मतलब हमको नहीं परवाह है इसकी, पर इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ लोग बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सौंदर्य, आप BSMS पूरा करने के बाद PhD कहाँ से करना? ऑनेस्टली मैंने अभी इतना सोचा नहीं है, क्योंकि मैं वही न्यूरो साइंस का कोई अच्छा कॉलेज ढूंढूंगी PhD के लिए, पर अभी इतना नहीं सोचा मैंने।
एडमिशन प्रोसीजर आइजेस में बेसिकली 3 चैनल्स के थ्रू होता है, KVPY, JEE एडवांस और SCB चैनल के थ्रू। सीट्स यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेटली 280 सीट्स होती हैं, तो यही 3 चैनल्स के थ्रू 280 स्टूडेंट्स पर इंस्टीट्यूट के लिए सिलेक्ट होता है। तो नंबर ज़्यादा नहीं है क्योंकि 7 इंस्टीट्यूट्स हैं और एक इंस्टीट्यूट में 280 का ही सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन रेट वैसे कम है पर होते हैं लोगों के। सो जो मेरिट इसमें बनती है या ये एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब डायरेक्टली ऑफर लेटर आता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता कितने स्कोर्स में वो रहता है। तो इन 3 चैनल्स के थ्रू टोटल ऑल ओवर इंडिया में 280 स्टूडेंट्स पर उस बैच के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो रफली 7 into 3 2100 स्टूडेंट 2100 स्टूडेंट्स हुए टोटल ऑल ओवर इंडिया पर ईयर। आइजर भोपाल, आइजर बेंगलोर, मतलब कि चॉइस के आधार पे मिलता है? हाँ, नहीं, ये एक्चुअली आपको खुद प्रेफरेंस भरनी होती है उसमें। सो जैसे अभी इंडिया में टॉप मोस्ट है आइजर कोलकाता, पुणे और थर्ड में भोपाल है, 3 ये टॉप मोस्ट हैं। सो वहाँ पे जब आप फॉर्म भरते हो तो प्रेफरेंसेस रहती हैं कि आपको किस आइजर में जाना है। तो मैंने जब भरा था मुझे पता नहीं था, तो मैंने ऐसे ही पुणे भर दिया क्योंकि मुझे पुणे अच्छा लगता था, और उसके बाद मैंने ऐसे ही भोपाल भरा था, तो मुझे पुणे ना मिल के भोपाल मिल गया था। तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती है, और कुछ लोग खुद भी अपने घर के पास जाने के लिए फ्लोट कराते हैं, तो वो वैसे मिलते हैं कॉलेजेस। सो जो 3 चैनल्स हैं, नंबर 1 इज KVPY, यह है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये बेसिकली एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। सो KVPY में एक तो रिटन राउंड होता है, उसके बाद एक इसमें होता है इंटरव्यू का राउंड, तो आपको दोनों फेस करने पड़ते हैं। एंड स्टूडेंट्स जो क्लास 11th में है, 12th में है और फर्स्ट ईयर है जो उनका UG प्रोग्राम है, वो लोग एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। सो इसमें क्या होता है, अगर आप KVPY स्कॉलर हो तो KVPY वैसे भी आपको और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने में हेल्प करता है, और उसमें आपको मंथली फर्स्ट जो आपके 3 इयर्स होंगे UG कोर्स के, उसमें आपको 5000 मंथली का फेलोशिप मिलेगा, और साथ में एक एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट ऑर्डर 20,000 का, जो आपको एक प्रोजेक्ट के लिए मिलता है। जैसे आपको हर एक कोई प्रोजेक्ट है उसमें उसके लिए मिलता है। और उसके बाद जो आपके लास्ट के 2 इयर्स हैं उसमें 7,000 पर मंथ और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट होता है 28,000 का। ये स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ, KVPY के थ्रू। तो अभी आप 3rd ईयर में हैं तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, ये जो KVPY स्कॉलर्स होते हैं सिर्फ उनको मिलता है। Okay. हाँ, इसका अलग इंटरव्यू राउंड होता है और रिटर्न राउंड होता है, तो जो KVPY स्कॉलर्स होंगे सिर्फ उनको मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप के लिए कब फॉर्म आते हैं, कुछ जानकारी है? अभी निकला है, ये इस 2021 का है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक के लिए इसका वो है, फॉर्म निकला है अभी तो आजकल अगर हम देखना चाहें फॉर्म, इसकी तो साइट पे अगर आप डायरेक्टली आइजर की साइट पे जाओगे ना, तो आपको आइजर की साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहीं से आपको KVPY के लिए भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड दूसरा होता है JEE एडवांस के थ्रू जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेंस और एग्जाम्स आप मेंस और एडवांस क्लियर करोगे, पर इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आपकी 10,000 के अंदर होनी चाहिए, तभी आप आइजर्स में जा सकते हो। और लास्ट होता है SCB का मतलब है स्टेट सेंट्रल बोर्ड, ये आइजर का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है नॉर्मल जो हमारे लाइक मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। इसमें आपके 15 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होते हैं, बायोलॉजी से, मैथ्स से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो बायो वाले होते हैं उनको मैथ्स भी अटेम्प्ट करना पड़ता है, और जो मैथ्स वाले होते हैं उनको बायो भी अटेम्प्ट करना होता है, तो इसमें थोड़ा ही मुश्किल पड़ता है। पर इसमें लाइक तो आप इन तीनों में से आपने कौन मेरा सा SCB के थ्रू हुआ था। अच्छा, SCB। हाँ, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने क्या करा, मैंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करे और मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो मेरे उसमें से मेरे एक बायो में गलत हुआ, एक फिजिक्स में गलत हुआ, 2 केमिस्ट्री में गलत हुए, तो मेरा उसमें स्कोर अच्छा बन गया कि मुझे मैथ्स का ना करके भी मेरा स्कोर ठीक रहा, तो इसलिए मुझे SCB के थ्रू मिला था कॉलेज। तो आपने SCB का फॉर्म कहाँ से भरा था? SCB के इसके साइट में रहते हैं, डेट्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इसके साइट में सारी अभी आजकल खुलने वाले होंगे फॉर्म, कोविड की वजह से शायद आगे पीछे हो गए। नहीं, स्कॉलरशिप सिर्फ ही होती है। कितना फीस आपको देनी पड़ेगी? फीस गवर्नमेंट कॉलेज तो फीस बहुत कम है, सेमेस्टर की फीस जाती है। मेस चार्जेस तो वो मैं भरती हूँ तो वो मुझे पता है वो कम है, वो 3,000 पर मंथ है मेस चार्जेस। और जो टोटल 6 मंथ्स का फीस है वो बहुत नहीं है, कम है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे अगर मैं बताऊँ तो जर्नल का आई गेस 40-50,000 है सेमेस्टर का, और SC ST का आई गेस 11,000 के लगभग जाता है 6 महीने का। 45,000 हाँ, पर सेमेस्टर 6 मंथ्स में एक बार। हाँ, 6 मंथ्स में एक बार होता है, 40-50,000 के अराउंड है, 40 to 60 इससे ऊपर नहीं है, आई एम श्योर ऑफ दैट। और उसका SC ST एंड इनका रिजर्वेशन का 11,000 के लगभग उनका है। सो फीस ज़्यादा नहीं है, कम है और कॉलेजेस से देखी जाए तो।
और एक और चीज़ है, आपका कट ऑफ होना चाहिए। 12th में एक कट ऑफ रहता है, उसमें वो उसके बराबर होगा तभी आपको एडमिशन मिलेगा। सो अभी कोविड की वजह से क्योंकि एग्जाम्स नहीं हुए तो शायद कट ऑफ चेंज हो गया, पर वैसे शायद 90% है जनरल का और 85 था रिजर्वेशन वालों का। तो उस कट ऑफ में अगर आपका मार्क्स हैं 12th के तो ही आपको एडमिशन मिलता है। हाँ, तो जुलाई के महीने में क्या यहाँ पर एडमिशन होते हैं? नया सेशन तो अगस्त में शुरू हो जाता है, तो उससे पहले जून में मेरा पेपर 4-5 जून को हुआ था। जुलाई तक का ऑफर लेटर बहुत फटाफट होता है, जुलाई में पेपर होता है, जून में ऑफर लेटर आता है और अगस्त में हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। भी है इसमें या नहीं, इसमें नहीं है, सिर्फ रिटर्न होता है। हाँ हाँ, रिटर्न से ही जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो वो तमाम सारे स्टूडेंट्स जो अभी इंटरमीडिएट में हैं या इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सालों साल वो कोचिंग में लगाते हैं, उसके बाद आपने कहा कि फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर बीएससी में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए क्या गाइड, क्या आप एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज जितना मैंने एक्सपीरियंस करा उससे एक्चुअली मुझे लगता है कभी कभी पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, प्रेशराइजिंग हो जाते हैं। पेरेंट्स तो अच्छा ही सोचते हैं बट वो उल्टा पड़ जाता है। एग्जैक्टली। लाइक लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, अभी भी कोई सिर्फ इसी नहीं, मेरी कोई भी लाइफ डिसीजन में वो हमेशा ही सपोर्टिव रहे। लाइक आईजे में भी जाने में उन्होंने मुझे वो नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें मन है, तुम अपने रिस्क पे ये काम करो। सो आई फील पेरेंट्स का रोल है नंबर 1 और नंबर 2 इज कि जो आप बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो ये और कुछ सोचते ही नहीं है, वो एक चीज के पीछे ना उसी के पीछे लग जाते हैं और बाहर कुछ सोचते ही नहीं है। तो मैं उनको ये बोलूंगी कि ठीक है, टाइम लो, अपने पेस से आप काम करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं समझ में आए कि आप अपनी साथ और चीजें खराब करते जा रहे हो। अगर आपका बहुत जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज के लिए काम करो, ठीक है। डॉक्टर्स और ये प्रोफेशन अलग अलग है, मैं इनको कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो करना है तो वो अच्छी बात है। पर मैंने बहुत लोगों को बहुत बर्बाद होते हुए देखा, मेरे साथ के फ्रेंड्स अभी भी वो ड्रॉप कर रहे हैं और इस साल तो 2 साल से वैसे ही सब बंद हो गया, तो उनका ऑटोमेटिकली 3 साल ड्रॉप हो चुके हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि आप और भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नई चीजें कर सकते हो। तो ये मैं एडवाइस आपने एडवाइस दी है। हाँ। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 1 साल आप वहाँ पे पढ़ी हैं क्योंकि लॉकडाउन लग गया। मेरा तो बहुत अच्छा रहा कॉलेज बहुत अच्छा है। आइजर की कॉलेज लाइफ बाकी आइजर से बहुत अच्छी है, जितना मुझे एक्सपीरियंस किया या मैंने और लोगों से बात किया। सो मैं अराउंड 7 मंथ्स रही हूँ वहाँ पे आइजर में, एंड कॉलेज में लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। मतलब मेरे तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बने, सब यहाँ के नहीं है, उत्तराखंड का तो कोई भी नहीं है, बाहर के हैं, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा मेस में जो लोग हैं, गार्ड आंटियां हैं जो हमारी, और जो प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर्स सब बहुत ब्रिलियंट है, सब मोस्टली बाहर के पढ़े हैं, लाइक ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हमारे वहाँ काम करते हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं जो बाहर से पढ़ के यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर्स बहुत हेल्पिंग है और बहुत एक वैसा एनवायरनमेंट है, लाइक प्रोफेसर्स हमारे साथ मेस में आते हैं, वो भी हमारे साथ सुबह जॉगिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा कॉलेज मतलब कैंपस बहुत अच्छा है, हॉस्टल है, सारी फैसिलिटीज है कैंपस के अंदर। हमारा अपना शॉपिंग सेंटर है, सो उधर फ्रूट्स के लिए अगर आपको चाहिए तो एक पूरा फ्रूट मार्ट है, और लॉन्ड्री पूरा उधर ही है, और आपको नॉर्मल जो सामान चाहिए वो सब वहीं पर ही है। सारे स्पोर्ट्स वहाँ हैं, सारे स्पोर्ट्स मतलब टेनिस, कैरम, चेस, ये तक हैं, और हर किसी के अपने कोचेस हैं, और सारे लाइक प्रॉपर वेल डेवलप्ड ग्राउंड्स हैं, बैडमिंटन का, टेनिस का, वो सब हो गया। उसके अलावा अपने अपने क्लब्स हैं वहाँ पे, सो वो आप अगर आप चाहो तो आप उनमें काम करो, वरना आप अपना क्लब भी बना सकते हो। जैसे मुझे डांस पसंद है तो मैं बहुत एक्टिव मेंबर हूँ डांस क्लब की। उसके अलावा वहाँ पे साइंस क्लब्स हैं, म्यूजिक क्लब हैं, डिबेट क्लब हैं, और लोगों ने मतलब खुद से जिन लोगों को नया शुरू करना है तो उन्होंने LGBT क्लब भी बनाया। तो इसलिए क्लब्स हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे काम करना है। एंड कैंपस खूबसूरत है, तो मेरा तो बहुत ऐसे फेवरेट चीज़ है कि मुझे जब अच्छा नहीं लगता, मुझे घर की याद आ रही होती है, मैं से बहुत ना उब चुकी होती पढ़ाई से, तो मैं तो सिर्फ एक वॉक लेके आती हूँ, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है पूरे कॉलेज में। हाँ, हमारा इन टाइम नहीं है, हम पूरी रात भी बाहर रहते हैं, लाइब्रेरी खुली रहती है, लाइब्रेरीज हमारे वहाँ 1 बजे बंद होती है, CCD चलता रहता है, नाइट मेसेज चलती है जो रात को 10 बजे से काम करती हैं, और कैंटीन्स हैं। जैसे मेस का खाना भी बहुत अच्छा है, मेस में भी जैसे हम सुनते हैं ना मेस का खाना खराब है, बट मेरे कॉलेज में खाना भी अच्छा है, सब अच्छा है। सो बहुत मतलब वैसे लाइफ बहुत अच्छी है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और पेरेंट्स भी आते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी अदर मतलब पेरेंट्स के लिए ही विजिटर्स
गेस्ट हाउस है, तो पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो जैसे माँ लोग आते हैं तो मैं एक हफ्ता भी रहते हैं, तो मैं कॉलेज से फ्री होके विजिटर्स उनके वहाँ चली जाती हूँ। तो वो पूरा कैंपस के अंदर ही है। कैंपस के पर्सनल ऑटोज भी हैं कि आपको बाहर जाके किसी बाहर से ऑटो नहीं लेना, तो हम उन्हीं ऑटोज में जाते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, अपनी टैक्सीज है, तो वैसे तो फैसिलिटीज बहुत है। बस वो ये कि मेहनत है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, पढ़ाई करनी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो कितना घंटा पढ़ना होता था वहाँ पे लाइब्रेरी में? कितने बजे तक? लाइब्रेरी मेरा तो वैसे लोग बहुत पढ़ते हैं, मैं इतना नहीं पढ़ती हूँ, मैं कम पढ़ती हूँ। सो मॉर्निंग तो हमारी क्लासेस रहती हैं, शाम को लैब रहती है, लाइक 8 से 6 तक का, 6 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती है, तो वो शेड्यूल के हिसाब से रहती हैं। लाइब्रेरी रात को हमारे वहाँ 1 बजे तक खुली रहती है और एग्जाम्स के दौरान वो 2 बजे तक बंद हो जाती हैं। उसके अलावा वहाँ पे ब्रेन स्पेस है लाइब्रेरी के पास, तो वो बेसिकली सोने की जगह है। अगर आप बहुत ज्यादा मतलब वो वहाँ पे सिर्फ गद्दे बिछे हैं, बीन बैग रखे हैं, तकिए रखे हैं, तो अगर मान लो बहुत थक गए, आपको मतलब पढ़ने को मन नहीं लग रहा, तो हम लोग वहां जाते हैं, वहां जाकर हम 1 घंटा नींद निकाल के फिर लाइब्रेरी आते हैं। वो लाइब्रेरी के बगल में ही है। ये भी चीज है, मतलब बहुत, हाँ, मतलब जो चीज आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें मुझे वहां जाके पता चला। सो मैं तो इतना नहीं पढ़ती वैसे, मैं तो सुबह लाइक क्लासेस हो गई, शाम को लैब होगी, रात को जाती हूँ मैं लाइब्रेरी, पर मैं 12-1 बजे तक मोस्टली आ ही जाती हूँ। सो पर हाँ, पढ़ना प्रेशर है, ये मैं वो नहीं करूंगी, मिसगाइड नहीं करूंगी, प्रेशर है पढ़ाई का, पढ़ना बहुत पड़ता है। और उसके अलावा 2 फेस्ट होते हैं, एक होता है साइंस फेस्ट, तो उसमें साइंस की मतलब जितनी एक्टिविटीज, बहुत वियर्ड एक्टिविटीज भी होती हैं, पर जो आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करोगे, तो वो साइंस फेस्ट होता है, एग्जीबिशंस होते हैं। और एक होता है इंथुजिया, वो हमारा कल्चरल फेस्ट है, तो वो 3 दिन का फेस्ट होता है। तो उसमें वो 3 दिन में आप सिर्फ मजे करते हो, मस्ती करते हो। बाहर से लोग आते हैं जो म्यूजिक में, जो बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटीज है, वो आके अपने परफॉर्मेंसेस करती हैं। हमारे खुद के डांस शोज होते हैं, फ्लैश मॉब्स होते हैं, तो इसलिए मन लगाने को बहुत चीजें हैं, बट एकेडमिक्स भी आपको स्ट्रांग रखना पड़ता है। तो सौंदर्य, आपका जैसे डांस में बहुत इंटरेस्ट है ना, एक तरह से मतलब सोसाइटी में एक टैबू बन गया कि अरे साइंस वाला बच्चा है तो बस पढ़ेगा, नहीं। चश्मा लगा रहेगा, ना उसको डांस में इंटरेस्ट होगा, ना म्यूजिक में होगा। आपको लगता है कि ये गलत है? इमेज गलत है, करेक्ट। ये एक्चुअली घर वालों ने भी, मुझे लगता है घर वालों ने बनाई, क्योंकि वो बच्चों को करने नहीं देते। कहते नहीं है कि पढ़ाई ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, सब छुड़वा देते हैं। मैं तो, मेरा भाई खुद अभी 11th में है और मैं उसको जबरदस्ती बोलती हूँ कि सिर्फ पढ़ाई मत कर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग होता है और आपके ब्रेन वो आप और बुरा रिजल्ट देता है। मैं उसको खुद बोलती हूँ कि एटलीस्ट 2 घंटा तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, तुम्हें फुटबॉल पसंद है फुटबॉल खेलो, कुछ सीखो, कुछ करो, ताकि आपका ब्रेन हेल्दी रहे। वो एक्चुअली आपके सोल और आपके ब्रेन के लिए फूड है। सिर्फ पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे कॉलेज में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, मतलब सितार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, प्रॉपर इंटर स्पोर्ट्स मीट भी होता है, तो उसमें सारे आइजेस मिलते हैं, और इंटर कल्चरल मीट होता है आइजेस का, तो सारे आइजेस आपस में कम्पीट करते हैं। तो ऐसा है वैसे कि बच्चे कम हैं उस तरफ, पर फिर भी हैं लोग जो डांस, म्यूजिक और बाकी चीजों में भी एक्टिव हैं। बहुत जरूरी है। मैं ये बच्चों से कहूंगी कि तुम ये मत सोचो कि अगर मैं 2 घंटा डांस क्लास जाऊंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। वो एक्चुअली जरूरी है, बिकॉज तुम सिर्फ पढ़ने के लिए तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारी बॉडी को भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना, तुम्हारे ब्रेन को भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना। सो मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने दिन का तुम 2-3 घंटा कुछ ऐसा करो जो पढ़ाई ना हो, तुम कुछ और हो। मैं तो अपने भाई को भी कहती रहती हूँ कि ऐसे रूम में मत बैठा करो, जाओ बाहर जाओ, खेलो, कुछ भी करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल। सौंदर्य, जैसे आप साइंस स्ट्रीम की हैं और रिसर्च की फील्ड में पूरा जाने की सोच रही हैं, न्यूरो साइंस में, लेकिन एक तरफ आपका इंटरेस्ट जो है सोशल इश्यूज को लेकर भी है, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, विमेन को लेकर जो डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी में, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो जिस तरह के भेदभाव हैं, उनको लेकर भी आप सजग हो, बहुत सचेत हो, लगातार पढ़ते रहती हो। अभी लेटेस्ट आपने फूलन देवी की बायोग्राफी पढ़ी है, तो कहाँ से ये शौक जगह की सोशल तरफ भी इंटरेस्ट? ऑनेस्टली मेरी मम्मा से, बिकॉज मेरी मम्मा का खुद का काम, उन्होंने PhD वुमेन मतलब सिर्फ वुमेन स्टडीज पे करी कि वर्किंग वुमेन एंड क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, एंड उनके रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं तो वो उनको भी पढ़ाती हैं कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो कितना, और जो रूरल और अर्बन मतलब कितना डिफिकल्ट है ना। अभी इसी टाइम पे जिन लोगों का काम छूट गया है तो उन औरतों को कितना मुश्किल हुआ। सो आई गेस मम्मा से, क्योंकि मैं सुनती हूँ, देखती हूँ, और मैंने अपनी मम्मा को खुद देखा कि वो काम कर रही हैं, यहाँ वहाँ जा रही हैं, और वो मतलब उनको कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। वो हमको भी देखती हैं, अभी भी घर पे वो सुबह पूरा खाना बना के आई हैं, फिर अभी कॉलेज जाएंगे, फिर रात को तो उनको फिर खाने की टेंशन करनी है। सो मम्मा को देख के आई गेस मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुई, और
क्योंकि माँ को पढ़ने का शौक था तो वो बचपन में मेरे लिए काफी सारी बुक्स लाती थी। ये एक्चुअली पढ़ने का शौक माँ से ही आया, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो माँ मेरे लिए स्टोरी बुक्स लाती थी, वो छोटी छोटी पतली पतली आती ना, कॉमिक्स आती थी, वो चंपक आती थी, तो वो सब, तो वो धीरे धीरे करके फिर वो मेरी हैबिट बनता चला गया। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे सोशल इश्यूज पे पढ़ना अच्छा लगा, नॉट जस्ट इनके बारे में, मैं तो LGBT कम्युनिटी हो गया, अभी मुझे जो ये ट्रांसजेंडर सोसाइटी होती है मैं इनको देख के भी, और इवन मैंने काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी जो कॉल गर्ल्स के ऊपर थी, और वो सब लोग इनको नहीं अच्छा समझते पर एक्चुअली वो भी इंसान है एंड उनको भी वो जबरदस्ती करना पड़ता है वो प्रोफेशन। सो मैं उनके बारे में भी पढ़ती हूँ एंड ऐसे एम्पावरमेंट तो मुझे पसंद ही है, वुमेन, तो उनके बारे में तो मुझे तो ये सारी चीजें पढ़ना वैसे भी बड़ा, मतलब मुझे मजा आता है इन सब चीजों को पढ़ने में। कहते हैं कि बेटी की जो रोल मॉडल होती है माँ होती है। हाँ, मेरी केस में तो 110% मेरी मदर ही है। मैं सबसे ज्यादा अटैच भी उन्हीं से हूँ एंड मेरी तो आई गेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में वही है। और मेरी कुछ ऐसा लगा कि जो माँ करते रही है लेकिन आप उसको नहीं करोगे, कुछ रिचुअल्स निभाने की बात होती है, या जो जैसा फील कर रहे हो कि हम इक्वल हैं तो फिर हम क्यों सहन करें किसी चीज को। हाँ, जितना मुझे ऐसा लगा कि मम्मा बहुत ज्यादा ही अपने बारे में नहीं सोचती, वो बहुत ज्यादा दूसरों के लिए करती हैं, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, सेल्फिश होना अच्छी बात है, गलत वे में नहीं पर इन अ गुड सेंस सेल्फिश होना अच्छी बात है। अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपनी चीजें जो आपको पसंद है वो करो, तो एट दी एंड वो आप ही के अराउंड लोगों को मोटिवेट करेंगे, आपकी सराउंडिंग्स को अच्छा करेंगे ना, आपको खुश रखेंगे। आप खुश रहोगे तभी तो औरों को खुश कर पाओगे ना। सो दिस इज समथिंग आई फेल्ट विद माई मदर कि माँ हमेशा अपने बारे में कम सोचती हैं एंड अगर उनको कोई कुछ कर, वो बहुत ज्यादा ना नहीं बोल पाती, विच इज अगेन बहुत ज्यादा मुझे बुरा लगता है कि लोग, मुझे भी ना बोलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर मुझे कोई बोले तो मुझे कितना ही बुरा लग रहा होगा, बट मेरे थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को वो करना। तो ये मैं भी अपना बिल्ड करने का ट्राई करें। मैं माँ को भी बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को खुश रखो, अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है तो आपके पास फुल राइट है कि आप उसके अगेंस्ट बोलो और वो बोलो। तो ना बोलना हमें सीखना पड़ेगा, ना बोलना प्लस अपने लिए अपनी खुशी के बारे में सोचना, अपने लिए स्टैंड लेना। मे बी चाहे वो कोई अच्छा ना माने बट अगर तुम्हें लग रहा है वो सही है, सो ये मैं अपनी माँ को भी बोलती हूँ कि माँ आपने ये बहुत टाइम पहले सोच करना चाहिए था कि आपको ना स्ट्रॉन्ग अपने ओपिनियंस और अपने उस हम लोग हमेशा पूछते हैं, मैंने लेडीज को देखा है ना, वो कोई डिसीजन खुद से नहीं लेंगी। अगर उनको शाम को मार्केट जाए तो वो सबको बताएंगे अच्छा मैं शाम को मार्केट जा रही हूँ, पर मेल में नहीं होगा, वो तैयार होंगे चले जाएंगे, उनको कोई परवाह नहीं वो 10 बजे तक आए ना आए। सो ये एक मैं चीज आई फील की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। नई जो जनरेशन है आपके साथ की, वो इस बारे में सिंसियरली सोच रही है और इसका विरोध वो करेगी, वो एक नई लीक, एक नया रास्ता वो बनाएगी, ऐसी उम्मीद है? काफी हद तक हाँ, क्योंकि मैंने खुद भी अपने साथ के अब लोगों को देखा है, पेरेंट्स भी अभी बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, मतलब वो लड़कियों को इतना वो नहीं कर रहे हैं। सो शायद हाँ, पर टाइम टेकिंग है, हर कोई नहीं पर है, क्योंकि लोग तो देखो एम्पावरिंग वुमेन पहले भी रही हैं, अभी भी अगर आप बात करो। मैं अभी रिसेंटली मैं अहिल्या के बारे में पढ़ रही थी, उसका शो आता था तो मैंने उसके लिए बुक मंगाई थी, मतलब शुरू ही करी है। तो वो बहुत रानी लक्ष्मीबाई हैं, मतलब अगर आप देखो हमारी पॉलिटिशियंस इतनी अच्छी अच्छी लेडीज रही हैं और अब बहुत रही तो पहले भी थी, बट वही है ना, हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट करने में टाइम लगा है और कुछ तो गलत रहा होगा ना, तभी फॉल्ट है। सो वही है कि धीरे धीरे अगर हर कोई साथ दे और इस चीज को समझे करे तो शायद विमेन से ज्यादा हमको मेल्स को समझाना चाहिए, क्योंकि औरतों को तो समझ में आता ही है बट मेल नहीं समझ पाते, वही प्रॉब्लम आ जाती है। हम तो आपस में समझती है ना, बट मुझे लगता है कि जब तक हम जैसे पीरियड्स के बारे में भी बहुत बड़ा इशू है, और मैं जैसे अभी टीवी पे वो एड आया था कि उसको ब्लू नहीं रेड कलर का बनाओ, उसके लिए तुम बच्चों को वो, तो मैं सोचती हूँ मेल्स को क्योंकि पता ही नहीं है, उनके हम छुपा के रखते नहीं, उनके सामने बोलना नहीं, उनके सामने आप ये बात कर नहीं सकते हो। तो मैं सोचती हूँ हमको मेल्स को एजुकेट करना चाहिए पहले इस सब चीजों के, ताकि वो हो तो, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट हमारी सोसाइटी में मेल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट भी वही है, तो अगर वो समझेंगे तो शायद सोसाइटी चेंज हो जाए। और परिवार से इसकी शुरुआत होगी। हाँ, वहाँ जब ट्रीट करती है एक बेटी को तो वहाँ से करेक्ट, उधर से ट्रीटमेंट के तरीके बदलने चाहिए। बिल्कुल। तो सौंदर्य बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने बताई, बहुत ऐसी सोशल बातें, बहुत अच्छे अपने संस्थान के बारे में। तो चलते चलते कुछ और अगर बोलना चाहो हल्द्वानी के यंगस्टर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त? यंगस्टर्स को ऐसे एडवाइस क्या ही दूं, मैं तो भी खुद ही इतनी छोटी हूँ, पर जितना मैंने वो करा है मैं तो यही बोलूंगी कि
मेरी लाइफ में भी कितने बार ऐसा हुआ है कि जब मेरे डिसीजन गलत हो गए हैं तो डिसीजन लो, ऑफ कोर्स मैं वो बोलूंगी, पर हो सकता है कि तुम्हारा डिसीजन गलत हो जाए, तुम कहीं पे फेल हो जाओ, या तुम्हें कोई लोग ना अच्छा करे, या तुम एक्चुअली बहुत बड़ी गलती कर दो, पर तुम वो मत करो। उसके बाद से तुम ये नहीं कि तुम नेक्स्ट टाइम स्टेप ही ना लो। ठीक है, कितने बार तुम्हारी चीजें गलत होंगी, कोई बात नहीं, एज अ फेज ऑफ लाइफ उसको लो एंड आगे बढ़ो। चीजें बुरी होती हैं, लाइक मैंने अपनी लाइफ में जितना सीखा है वो मुझे यही समझ में आया कि दोनों ऐसा एक सिर्फ तभी बैलेंस रहेगा। आपका खुश होना भी जरूरी है, आपका बहुत ज्यादा दुखी होना भी जरूरी है, तभी वो एक बैलेंस रहता है, जितना मुझे लगा अपनी लाइफ में। सो कितने बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें अच्छी नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इतनी इतनी बातों का डिप्रेशन ले लेते हैं ना, परेशान हो जाते हैं जरा सी गलती में। तो मैं ये बोलूंगी कि अपनी लाइफ को प्लान करो, प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। प्लान करो, तुम ये समझो कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। एंड अभी तो तुम्हें अच्छी लाइफ मिली क्योंकि माँ बाप करके दे रहे हैं, बट वो एक टाइम ही तक करेंगे, उसके बाद तुम्हें ही करना है। सो डिसीजन लो, गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको ठीक करने का ट्राई करो, पर अवेयर हो, थोड़ा सोचो और करो काम, बस। तो सोनाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिसनर्स के साथ आने के लिए, उनके सामने उनसे रूबरू होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यंग हल्द्वानी, और सौंदर्य प्रकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी स्टूडियो में। आपने सुना आइजर भोपाल के बारे में, जहां पर वो BSMS की 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छे वहाँ के तौर तरीके हैं, वहाँ के जो फैसिलिटीज हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। तो जो भी यंगस्टर्स हमको सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए बहुत ही जानकारीप्रद, बहुत ही वैल्यूबल ये लेक्चर आज का था। तो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो आप हमारे फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप उसे लाइक कर सकते हैं, आप उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।